अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किससे देखना है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कि माइक हैसन ने रिकमेंड किया बाबर आजम को कि भाई अगर आप T20 में जो मजीद खेलना चाहते हैं तो विकेट कीपिंग को जो ज्वाइन कर लें। ये क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप में इटली आ सकता है, वाकई आ सकता है क्या, ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे गेल और स्टोक्स ने जो है मुल्डर को बड़े जो है ब्लंडर्स कहें और क्या कहा है कि मुल्डर ने क्या किया, इस पर बात करेंगे। जोफ्रा आर्चर हो रहे हैं इन इंग्लैंड के स्क्वाड में, उस पर बात करेंगे। और श्रीलंका जो सीरीज जीत चुका है 2-1 से, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास ये आ रही है कि बाबर आजम के हवाले से जो अपडेट आ रही है, और अपडेट यह है कि माइक हैसन ने रिकमेंड ये किया है कि अगर आप T20 में जो मजीद खेलना चाहते हैं तो आप विकेट कीपर की जो जिम्मेदारी है वो संभाल लें। मतलब क्या ये, मुझे तो बड़ा बचकाना सी अजीब सी चीज लगी है ये। अच्छा, मुझे ना ये याद आता है जब आपको पता होगा कि वकार यूनुस ने उमर अकमल को बोला था कि अगर आप भी पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो कामरान अकमल की फॉर्म बहुत डिप चल रही थी उस टाइम और वो रन नहीं बना रहे थे बल्ले के साथ और कीपिंग के साथ भी वो कैचेस छोड़ रहे थे बहुत ज्यादा। तो उनको कहा गया कि अगर कामरान अकमल भी 1-2 कैचेस हर मैच में छोड़ ही रहे हैं तो चलो आप भी ये कर लोगे, लेकिन आपकी बैटिंग तो बड़ी पक्की है, यानी कि मिडिल ऑर्डर में आप ही खेल रहे हो, हमेशा ही ड्रॉप भी नहीं होते। तो कामरान अकमल को हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप विकेट कीपिंग शुरू करो अगर आप टीम में रहना चाहते हो। तो अब इतने अरसे के बाद, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 10 साल इस बात को हो गए हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद अब हम ये नजर आ रहा है कि बाबर आजम के साथ भी वही चीज हुई है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट सिनेरियो में। एक्चुअली माइक हैसन जो है वो चाहते हैं कि बाबर आजम T20 में आए, लेकिन क्योंकि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, टीम मैनेजमेंट है, वो ज्यादातर चाहते हैं कि अब हम नए फेसेस के साथ T20 में जाएं, एशिया कप तो कम से कम हम नए चेहरों के साथ खेलें। तो माइक हैसन अब ये कह रहे हैं, अब आपको पता है कि जो आईसीसी का नया रूल आ गया है, उस रूल के तहत ये कहा जाता है कि अब आपको हर स्क्वाड में 5 अपने पहले मैच से पहले 5 सब्स्टिट्यूट्स बताने होंगे। ये फास्ट बॉलर है, ये बैट्समैन का सब्स्टिट्यूट है, ये ऑलराउंडर का है, ये स्पिनर है और ये विकेट कीपर है। तो उसके चलते हर टीम को एक बैकअप विकेट कीपर लाजमी रखना होगा। अभी आपने तो देखा होगा जो पाकिस्तान का कल स्क्वाड अनाउंस किया गया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें भी साइदुद्दीन फरहान बैकअप विकेट कीपर है, मोहम्मद हारिस अगर मेन विकेट कीपर है, साइदुद्दीन फरहान बैकअप विकेट कीपर है। तो जो आपके माइक हैसन है वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि बाबर आजम को T20 में लाया जाए। मेन रीजन है ना माइक हैसन के ये रखने की, उसकी ये है कि माइक हैसन ने अभी तक जो हमारे लड़के हैं उनको किसी टूर्नामेंट में देखा नहीं है। जाहिर बात है कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं है तो वो उसको कैसे देखेंगे। तो उनको जब अगर एशिया कप हमारे लड़कों ने अच्छा खेलते हुए गुजार दिया जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ और इसी तरह रन करते रहे, फिर मुझे लगता है कि माइक हैसन ये ख्वाहिश नहीं करेंगे। नहीं, देखो अब आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी ये बार बार कह चुकी है और यही हमारे तक भी खबर है कि एशिया कप तक ये बाबर रिजवान के बगैर जाएंगे। अगर तो पाकिस्तान फाइनल खेल जाता है एशिया कप का तो फिर तो वर्ल्ड कप में भी बाबर रिजवान नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल नहीं खेल सका, फाइनल नहीं गए ना एशिया कप में, तो आपका फेलियर होता है। ठीक है, जीत जो चलो वो तो बेस्ट एंड बेस्ट सिनेरियो हो गया ना, लेकिन अगर आप फाइनल में भी ना गए एशिया कप में, बांग्लादेश श्रीलंका कोई इंडिया में से कोई चला गया, 2 वो चले गए और आप नहीं गए, तो फिर T20 वर्ल्ड कप में कहा जाएगा नहीं जी बाबर रिजवान को दोबारा लाया जाओ। शाहीन आपके एशिया कप का पार्ट होंगे, लेकिन बाबर रिजवान का डिपेंड करेगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे। अब उसके चलते जो माइक हैसन है वो ये बाबर आजम को कह रहे हैं कि आप विकेट कीपिंग पे भी काम कीजिए, कि अगर हमें लगे कि चलो हारिस फ्रंट लाइन विकेट कीपर आपका मेन, तो हम आपको ऐसा सेकंड विकेट कीपर कंसीडर कर सकेंगे। लेकिन ये बहुत वो बात है कि इनिशियल बात है, बाबर आजम तो उस तरह से कीपिंग करते भी नहीं है। बाबर आजम को अगर आप अंडर 19 में भी देखो तो एज एन ऑलराउंडर वो खेलते रहे हैं, बॉलिंग करते थे, मुझे आज भी याद है बड़ी जबरदस्त T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग डालते थे, 8-9 ओवर डालते थे, बड़े इकोनॉमिकल डालते थे। फिर इनका एक्शन रिपोर्ट हो गया था, फिर उसके बाद इन्होंने बॉल करना इंटरनेशनल में भी बंद कर दी, इवन डाले शुरू में इंटरनेशनल ओवर्स भी, लेकिन फिर इनका एक्शन रिपोर्ट हो गया था तो फिर इन्होंने बॉलिंग पे उतनी तवज्जो नहीं दी। आपको याद होगा 2015 के टाइम पे तो पाकिस्तान बहुत ऑलराउंडर्स ढूंढ रहा होता था। 2014 में तो जो मुश्ताक साहब थे, उन्होंने मुश्ताक अहमद ने हारिस सोहेल को प्रॉपर बॉलर बना दिया था जब सईद अजमल वर्ल्ड कप 2015 से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया था। उन्होंने बड़ा काम किया था उनके ऊपर कि भाई आप बॉलर बनो, वो थे नहीं, लेकिन प्रॉपर उनके साथ वो 4-4 घंटे लगाकर। यार ये ट्रिक जो आपकी वर्क तो नहीं करती ना, नेचुरली जो चीज आप पे डेवलप नहीं है। अब बाबर आजम ने कुछ सोर्सेस से बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने कभी जिंदगी में विकेट कीपिंग नहीं की। तो जब की नहीं अगले बंदे ने, तो आप उसके अंदर कैसे इस चीज पे डेवलप कर सकते हो। मानते हैं बाबर आजम बड़े बेहतरीन बैट्समैन है
और पॉसिबल है कि शायद वो T20 में वापसी कर जाए। और रिजवान का ज्यादा मसला आता है स्ट्राइक रेट का एज कम्पेयर टू बाबर आजम के। इवन बाबर आजम जो पहले 6 ओवर खेलते हैं बेहतर खेलते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एग्रेसिव ओपनर मौजूद है और वो इस पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहे हैं कि वो आपको हर मैच में कोशिश करते हैं कि हम 200 रन बनाकर दें, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको पीछे चलकर बाबर रिजवान की कोई जरूरत है। हाँ, अगर आगे चलकर चीजें जो है बदलती हैं और आपके जो ओपनर्स हैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, देन मुझे लगता है कि आपको बाबर रिजवान को देखना पड़ेगा। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कोई जरूरत है आपको। हाँ देखो, विकेट कीपर देखो, आपको लाना तो फिर आपको उनको ऐसा बैटर ही आप टीम में डाल सकते हो। ये विकेट कीपर वाला चोशा तो बचकाना सी बात मुझे लगती है। बाकी माइक हैसन के हवाले से खबर है, आज पीसीबी का जो आशियाना था और जो कैंप लगना था उससे पहले एक पीसीबी ने छोटा सा एक तकरीब भी की। वहां पर माइक हैसन की जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके लिए जो है वो 1 मिनट का साइलेंस किया गया जितने वहां पे मौजूद थे लोग। और उसके बाद पाकिस्तान का जो दौरा बांग्लादेश के लिए कैंप है वो जारी कर दिया गया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है T20 के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि इटली जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेलने के लिए पॉसिबल तौर पर 2026 का है वो आ रहा है। ये इटली कहां से आ रहा है भाई वर्ल्ड कप खेलने? भाई इटली सिर्फ एक कदम की, छोटे से कदम की दूरी पर खड़ा हुआ है। बड़ी खबर है, और खबर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से। ऑलरेडी आईसीसी जो इसका लोगो है वो जारी कर चुका है, और लोगो सेम एज इट इज उसी तरह का है जो आपका 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में था। इस वर्ल्ड कप में सिर्फ इस वर्ल्ड कप के जो लोगो है वो ये है कि वो कलर खाली चेंज किए गए हैं। इसमें ब्लू रंग रखा गया है, श्रीलंका की भी मुनासबत रखी गई है, मेन उसकी वजह रखी गई है, और ब्लू रखा गया। इंडिया और श्रीलंका दोनों ये होस्ट करेंगे, तो इसमें ज्यादातर जो लोगो है वो ब्लूइश कलर का है। बाकी जो खबर है वो ये है कि इटली ने आज स्कॉटलैंड को 12 रन से हरा दिया। इटली की जो रैंक है आईसीसी में वो 32 रैंक की टीम है, 32वें नंबर की टीम है। ये बहुत पीछे वाली टीम है। आपको पता है कि आईसीसी के जो क्वालिफायर्स हैं वो लगातार जारी हैं, लेकिन मजेदार ये बात हुई है कि जो इन्होंने स्कॉटलैंड को 12 रन से हराया, और इन्होंने यूरोप का जो आईसीसी का जो आप कह लोगे क्वालिफायर्स का जो पोल था उसमें टॉप पे ये रहे हैं। और अब इनका अगला मैच नीदरलैंड के साथ है, और अगर वो ये जीत जाते हैं तो 100% इनकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि भारत और श्रीलंका जो वर्ल्ड कप आपके अगले साल फैब में होस्ट करने जा रहे हैं उसमें इनका स्पॉट 20 टीमों में गारंटेड हो जाएगा। तो ये बड़ी तारीखी मौका है, क्योंकि इटली का हम नाम सुनते हैं तो हमें फुटबॉल ही याद आता है, हमें फीफा ही याद आता है इटली के नाम से। क्रिकेट का तो कभी हम तस्वर भी नहीं कर सकते कि इटली और क्रिकेट, लेकिन भाई इटली T20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि आ रहा है। तारीख उन्होंने रकम कर दिया और जल्दी पता चल जाएगा कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे अगर नीदरलैंड को हरा दिया। वैसे भी हम देख रहे हैं कि नेपाल बड़ा अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बाकी टीम्स भी बड़ी अच्छी कर रही हैं। कुछ लोग T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल के हवाले से पूछ रहे हैं, तो इतलात यही है कि थोड़ी सी जो आईसीसी ने जुलाई में मीटिंग रखी हुई थी, पॉसिबल है कि वो आईसीसी की जो मीटिंग होगी उसमें फाइनलाइज कर लिया जाएगा, और अगस्त का जो पहला हफ्ता है उसमें शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और जो बाकी 2-4 टीमें जो क्वालिफिकेशन की टीम्स रह जाएंगी उनको क्वालिफायर के नाम से पहचाना जाएगा, और अक्टूबर में वो तमाम जो क्वालिफायर जब खत्म हो जाएंगे अक्टूबर के मंथ में, तो फिर उन टीमों के नाम भी साथ डाल दिए जाएंगे। लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल्ड है वो अगस्त के पहले हफ्ते में आईसीसी रिलीज कर देगा। जुलाई के अब कहा जा रहा है कि आखिर में जो है वो आईसीसी की मीटिंग होगी, उसमें तमाम मामलात और चीजें फाइनलाइज करके अगस्त के पहले हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है गेल और बेन स्टोक्स के हवाले से। तो मुल्डर ने जो 367 रन जो है बनाए थे और जो रिकॉर्ड वो तोड़ना चाह रहे थे, मतलब तोड़ नहीं पाए थे उस टाइम पे ब्रायन लारा का, तो उसके ऊपर अब क्रिस गेल और बेन स्टोक आए हैं और उनके डिसीजन को सही रगड़ा है और तनकीद का सामना जो है दोनों ने उनके डिसीजन को बनाया है। क्या कहना है जी दोनों का? देखिए 236 रन और एक इनिंग्स, 236 रन और एक इनिंग से साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 2.5 दिन में टेस्ट मैच में हरा दिया। 2.5 दिन में यार, सिर्फ इमेजिन करो, 3 दिन का भी खेल नहीं पूरा हुआ था, 2.5 दिन में एक बार खुद बैटिंग की और 2 बार जिम्बाब्वे को बैटिंग कराई और 236 में आउट क्लास कर दिया। और मुल्डर ने यह कहकर जल्दी रिटायर अपने आप को डिक्लेयर कर दी थी, अपनी इनिंग्स भी और मैच में भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई ब्रायन लारा मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, मैं नहीं चाहता था कि उनका रिकॉर्ड तोड़ूं। इस पर पहले तो क्रिस गेल आए हैं जो ब्रायन लारा के ही टीम मेट के खिलाड़ी थे, उनके कप्तानी में बहुत क्रिकेट भी गेल ने खेली है। उन्होंने कहा ये जो मुल्डर ने बात की है कि मैं लारा का रिकॉर्ड मैंने नहीं तोड़ा इसलिए मैंने किया, वो कहते हैं कि भाई ये बचकाना बात थी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और आप क्रिकेट में जब आप खेलते हो तो रिकॉर्ड्स टूटते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी इन्होंने गवाई है ये, और जो उनका कहना है ये बिल्कुल एक बचकाना बात है, एक चाइल्डिश बात है जो मुल्डर ने बात की है। इससे दोबारा ना इनके पास कभी मौका आएगा और ना कभी ये हो सकता है। बिल्कुल ये इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो आपको अवेल करनी पड़ती है। आपका वो दिन था, आपने अच्छी क्रिकेट खेली है,
तो ये आपने कोई लारा का रिकॉर्ड ना तोड़कर कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया, बल्कि आपको पास जो मौका था आपको अवेल करना था। बेन स्टोक्स ने भी कहा कि ठीक है, मुल्डर का जो भी सोच थी कि लारा का वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते थे, वो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये स्टोक्स कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दोबारा इस बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आएगी। और क्योंकि ये लाइफ टाइम वन अपॉर्चुनिटी होती है, वो आई थी। और मुल्डर का जो भी मेंटल उस टाइम स्टेट था और उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई मैं नहीं तोड़ूंगा, तो दोबारा कभी भी ये उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। काफी लोग बात कर रहे हैं कि भाई 380 रन जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वो तो मैथ्यू हेडन का था, तो मैथ्यू हेडन ने तो जिम्बाब्वे को ही पेला था, उन्होंने तो नहीं सोचा था कि भाई ये जिम्बाब्वे है। तो ये बच्चों वाली बात है, जो आपकी सोच थी उस टाइम आप ये सोच रहे थे, लेकिन आपने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी गवा दिया। कभी भी जो इतने रन्स में आप पॉसिबल नहीं है कि आप आउट हुए बिना इतने रन ऐसे तो, क्योंकि हम यही बात करते हैं कि बड़े बड़े नाम आए हैं, वो फिर कोई बनता ही ना उस लेवल का। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जोफ्रा आर्चर के हवाले से। तो बड़े लंबे अरसे के बाद जोफ्रा आर्चर जो है टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। इंडिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर को इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में अनाउंस कर दिया। भाई देखें, बिल्कुल जोफ्रा आर्चर 11 में शामिल हो गए और इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी गई है। जैक क्रॉले और बेन डकेट ओपन करेंगे, नंबर 3 पे ओली पॉप, 4 पे रूट, 5 पे हैरी ब्रूक्स। हैरी ब्रूक्स के हवाले से खबर यह है कि वो रेड बॉल में नंबर 1 बैटर बन चुके हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद बेन स्टोक्स, जेम स्मिथ विकेट कीपर, क्रिस वोक्स, ब्रेडन कर्स, जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर, ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है। जोफ्रा की वापसी हो रही है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी खबर यह आ रही है कि वो एक प्लेइंग 11 में तब्दीली करने जा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह टीम में वापसी करेंगे लॉर्ड्स में, और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा 11 से बाहर हो जाएंगे, बाकी वो सेम प्लेइंग 11 खिलाएंगे। लेकिन हैरी ब्रूक्स के हवाले से बात कर रहे थे, रेड बॉल में नंबर 1 बनना और जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान में भी आपको याद होगा जब वो आए थे, बड़ी अग्रेसिव और बड़ी शानदार उन्होंने क्रिकेट खेली थी, बहुत छाए हुए नजर आए थे। और सबसे ज्यादा जो उनके टेस्ट क्रिकेट में 60% रन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है। उनकी सेंचुरियां ऑलमोस्ट 80% पाकिस्तान के अगेंस्ट है। उनके टेस्ट के जितने स्टैट्स हैं, ये रैंकिंग भी जो उनको मिली है, ठीक है इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने रन बीच में बनाए, लेकिन जो रियल इसका क्रेडिट है वो पाकिस्तान को ही जाता है, जितने उन्होंने रन बनाए हुए हैं। हैरी ब्रूक्स टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बन चुके हैं और खबरें ये भी हैं कि अगर ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड हार जाता है तो माइकल अथर्टन और काफी इंग्लिश मीडिया में चीजें चल रही हैं कि फिर स्टोक्स की कप्तानी भी खतरे में आ सकती है और हैरी ब्रूक्स रिप्लेस भी कर सकते हैं इनको कप्तानी में। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है श्रीलंका के हवाले से। तो श्रीलंका ने बांग्लादेश को ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे दी है। 2-1 से जो ओडीआई सीरीज है वो अपने नाम कर लिया। देखिए, काफी अच्छी क्रिकेट खेलती है बांग्लादेश अपने घर पे, और इसका सबूत ये है कि भारतीय टीम लास्ट जो 2 दौरे है बांग्लादेश में, वो 2 ओडीआई हार कर आई है, एक बार भी नहीं जीती। और अभी जो भारत ने दौरा कैंसिल किया, उस पर बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट है और बांग्लादेश के जो फैंस और बांग्लादेश की जो मीडिया है, वो इंडिया और बीसीसीआई को ये कहकर चढ़ा रहे हैं कि भाई तुम डर गए इसलिए हमारे साथ खेलने नहीं आ रहे। खैर, रीजन उनकी वो ये थी कि पॉलिटिकल जो चीजें चेंज हुई है वो सपोर्ट नहीं करते। ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि बांग्लादेश कितनी अच्छी टीम है अपने घर पे, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि वो ओडीआई तो बहुत अच्छी खेलती है। वो ऑब्वियसली सबको पता है कि पॉलिटिकल रीजन से उन्होंने ये नहीं बांग्लादेश जा रहे, लेकिन वो जो बांग्लादेशी लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन श्रीलंका ने पहला मैच, डिस्पाइट के बड़ा थ्रिलर मैच हुआ था, लास्ट विकेट जो 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे, वहां पे उसमें बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लग गई थी श्रीलंका की, वो हार गए थे। फिर सेकंड ओडीआई भी बांग्लादेश लेकिन हार गया, और उसके बाद थर्ड मैच जो खेला गया वो भी कल बांग्लादेश को शिकस्त होगी, बड़ी जबरदस्त पहले बैटिंग की श्रीलंका ने, 285 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे, और बांग्लादेश सिर्फ 186 बना सका। 99 रन से बांग्लादेश को हार मिली और सीरीज 2-1 से श्रीलंका ने जीत ली। अब बारी है उनकी T20 सीरीज की। खैर, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम को, और आप जाइए फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, हम ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।